हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बिग बॉस बिग आइडिया और आज के हमारे खास मेहमान है मिस्टर अजय ठाकुर, हेड एसएमई एंड स्टार्टअप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के। मिस्टर अजय ठाकुर को 28 साल का एक्सपीरियंस है कैपिटल मार्केट में। उन्होंने देश के सबसे बड़े कस्टोडियन से लेके अब देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज के साथ वो काम कर रहे हैं। मिस्टर अजय ठाकुर ने काफी पिवटल रोल, एक बहुत क्रूशल रोल जो है वो प्ले किया है for setting up of a BSE SME and startup platform। अगर हम BSE SME प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये अब देश का सबसे बड़ा और मोस्ट सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है एसएमईज के लिए। 375 कंपनियां लिस्टेड है BSE SME प्लेटफॉर्म पे और ये कंपनियों ने अभी तक का 4,000 करोड़ का अमाउंट जो है वो इक्विटी मार्केट से रेज किया है। और अगर हम मार्केट कैप की बात करें, इन कंपनीज की मार्केट कैप जो अपने उच्चतम स्तर को छू चुकी थी 55,000 करोड़ रुपए, यानी कि 4,000 करोड़ का इक्विटी से पैसा उठाना और 55,000 करोड़ की एक ह्यूज मार्केट कैप बनाना बहुत ही एक बड़ी बात होती है। ये 375 कंपनियां जो है ये 17 सेक्टर्स को बिलोंग करती है और 19 स्टेट्स से ये कंपनियां आई हैं और लिस्ट हुई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। अगर हम एसएमई स्टार्टअप प्लेटफॉर्म की बात करें तो वहां पे भी एक अभी 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 हाल ही में 2 साल पहले ही लॉन्च हुआ है। करीबन 14 स्टार्टअप कंपनीज जो है अभी तक लिस्ट हुई है बीएसई के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पे। वेलकम मिस्टर ठाकुर टू द शो। थैंक यू। मिस्टर ठाकुर, अगर हम बात करें आपके जर्नी की तो कैसे चैलेंजिंग रही आपकी ये जर्नी, क्योंकि एमएसएमईज को समझाना कि इक्विटी मार्केट्स उनके लिए आगे कैसे एक अपॉर्चुनिटी बन सकती हैं, उनको लिस्ट करवाना काफी डिफिकल्ट टास्क रहा होगा ये। जब हमें ये मौका दिया गया या जो हमें ये भार सौंपा गया हमारे ऊपर कि ये एसएमई प्लेटफॉर्म आपको शुरू करना है बीएसई की, तो जो मार्केट से फीडबैक आ रहे थे वो काफी निगेटिव थे। क्योंकि इससे पहले ओटीसीआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था 89-90 में, और ओटीसीआई प्लेटफॉर्म जो थी उसके जो गाइडलाइंस थे, उसके जो नियम थे और जो ये एसएमई प्लेटफॉर्म के नियम बनाए गए थे वो मूलतः एक ही थे, लेकिन ओटीसीआई जो थी वो फेल हो चुकी थी। इसलिए लोगों में ये धारणा थी कि सेम गाइडलाइन के साथ अगर हम ये एसएमई प्लेटफॉर्म की शुरुआत करेंगे तो शायद ये भी फेल हो जाएगी। दूसरी बात है कि अगर आप देखें तो मेन बोर्ड और एसएमई बोर्ड में जो गाइडलाइंस है वो काफी डिफरेंट है। मेन बोर्ड में मर्चेंट बैंकर का जॉब प्राइमरी मार्केट में खत्म हो जाता है, जबकि एसएमई बोर्ड में मर्चेंट बैंकर के ऊपर सेकेंडरी मार्केट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, और मर्चेंट बैंकर कहीं ना कहीं इससे काफी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे। उनको ऐसा लग नहीं रहा था ये एक चाइनीज वॉल को कैसे हम तोड़े। तो इस तरह से अगर आप ये समझिए कि हमारे ऊपर ये बात था कि हम पूरी इकोसिस्टम क्रिएट करें जिसमें हम मर्चेंट बैंकर्स को भी लाएं, प्रमोटर्स को भी हम मोटिवेट करें आने के लिए, और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं जैसे मार्केट मेकर्स हैं या क्लाइंट्स हैं उन सब में भी ये जागरूकता उत्पन्न करें कि ये एसएमई प्लेटफॉर्म भी सक्सेसफुल बनाया जा सकता है और वहां पर भी कंपनी की वैल्यूएशन बन सकती है। तो ये सारी चैलेंजेस थे। अब वहीं पे अगर आप एसएमईज की बात कीजिए, लघु और मध्यम उद्योग की बात कीजिए, तो वहां पे वित्तीय साक्षरता काफी कम है। बैंक फंडिंग तो थोड़ा बहुत समझ भी लेते हैं, लेकिन इक्विटी फंडिंग में वो नदारत है, स्पेशली जब हम बात करें टायर 2 टायर 3 सिटीज की। तो आपको सबको यहाँ पे लेके आना है और साथ में ये भी देखना है कि रिस्क जो बीएससी की रिस्क है या बीएससी की कंप्लायंसेस है उनको पूरी तरह से फॉलो किया जाए और यहाँ पे कोई गलत काम ना हो। तो वो सारी चीजों पे भी आपका ध्यान रखना है, नहीं तो नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है। तो ये अगर अब सारी चीजों को आप ले लें तो लग रहा था कि एसएमई प्लेटफॉर्म तो का प्रादुर्भाव या कभी इसका उदय हो ही नहीं सकता है जी। तो हमने यहाँ पे फिर नए मर्चेंट बैंकर्स की तलाश शुरू की, जो क्या कहते हैं जो मेन बोर्ड में या मेन मार्केट में जो एज ए सिंडिकेट मेंबर काम करते हैं उनसे हमने बात करनी शुरू की कि आप जो है स्पेशली जो है मर्चेंट बैंकर बने एसएमई प्लेटफॉर्म के लिए और वहां पे काम की शुरुआत करें। तो हमने उनको जो है उनको हमने 1-2 मर्चेंट बैंकर से हमने जब बात की तो उनमें से एक मर्चेंट बैंकर फिर तैयार हुआ और उसने पहली कंपनी से बात की और कंपनी को हमने यहाँ पे लाया, मर्चेंट बैंकर और कंपनी की आपस में बात करवाई और फिर दोनों को तैयार किया कि वो एक मर्चेंट बैंकिंग का काम करे
और एसएमई कंपनी अपनी लिस्टिंग के लिए कन्विंस हो सके। तो इस तरह से हमने दोनों को लाया एसएमई प्लेटफॉर्म पे और 13 मार्च 2012 को हम पहले स्टॉक एक्सचेंज बने जिन्होंने एसएमई प्लेटफॉर्म लॉन्च की शुरुआत की। तो ये पहला काम था जो एक बार शुरुआत जब हो गई, ट्रेडिंग शुरू हो गई, तो थोड़े से लोग जो हैं ऐसे कन्विंस्ड हुए कि शायद ये एसएमई प्लेटफॉर्म चल जाए। लेकिन उसके बाद भी एक एक मर्चेंट बैंकर को लाना, एक एक कंपनी को लाना, उनको समझाना, फिर एक प्रमोटर के साथ उनके दूसरे मतलब फैमिली मेंबर्स भी एसोसिएटेड थे, उनको समझाना, कन्विंस करना। तो अगर आप देखें विगत 10 सालों में हम तो करीब 36,000-37,000 प्रमोटर से मिल लिए, करीब 15,000 चार्टर अकाउंटेंट, 5,000 कंपनी सेक्रेटरी से मिले, और इतने लोगों से मिलने के बाद ऑलमोस्ट अगर आप बात करें तो हमने करीब 2600 सेमिनार किया अक्रॉस द कंट्री। हम जो है लॉकडाउन पीरियड में भी हम साथ नहीं बैठे, उस समय भी हमने वेबिनार किया, और हम डिफरेंट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के थ्रू जो है हमने एसएमईज को संबोधित किया, आग्रह किया कि वो आए और यहाँ पे अपने आप को लिस्टिंग करें, फंड रेज करें और अपने जो है ग्रोथ पाथ को आगे बढ़ाएं। और ये बहुत जरूरी है कि उनको इक्विटी फंडिंग मिले, नहीं तो बैंक के ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर रहता है कि वो डेट फंडिंग करते रहे। तो इस तरह से ये सारा काम हमने काफी मेहनत की है। पूरे स्टॉक एक्सचेंज, हमारे सारे एम्प्लॉय टॉप टू बॉटम सब ने बराबर से मेहनत की, और उसी के फलस्वरूप आप ये देख रहे हैं कि 375 एसएमई आज यहाँ पे लिस्ट हुई, और उन्होंने 4,000 करोड़ रुपया तो सिर्फ प्राइमरी मार्केट से लिया है। इसके अलावा उन्होंने 1,000-1,200 करोड़ रुपया सेकेंडरी मार्केट के थ्रू भी फंड रेज किया है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो देखिए 55,000 करोड़ के उच्चतम स्तर को उन्होंने टच किया। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल जो है अब एसएमई प्लेटफॉर्म के प्रति जो है पॉजिटिव बातें की जा रही है। सबसे बात है कि आप सकारात्मक, कितने लोगों को सकारात्मक रूप से एसएमई प्लेटफॉर्म की तरफ जोड़ते हैं ताकि वो बाहर जाकर के सकारात्मक बात कर सके और ज्यादा से ज्यादा एसएमई को जो है मोटिवेट करे ताकि वो एसएमई प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सके। जी, अगर हम एमएसएमई सेक्टर की बात करें तो कोविड क्राइसिस के दौरान भी बहुत ब्रंट इन कंपनीज को झेलना पड़ा। आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसा अभियान जहां पे एमएसएमई सेक्टर को काफी पुश दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। ऐसे इस अभियान को आप कैसा देखते हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए, और अब पिछले 1 साल में देखा जाए तो कितना बेनिफिट इस सेक्टर को पहुंचा है बिकॉज ऑफ ये जो नया अभियान हमारी सरकार ने शुरू किया है? देखिए, सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसे एमएसएमई सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर में ला सकते हैं। अगर आप देखें 6.3 करोड़ तो हम एमएसएमईज की बात करते हैं, लेकिन उसमें से अगर आप बात करें तो करीब 90% जो है वो मैक्रो इंटरप्राइजेज हैं। बहुत छोटी छोटी आप दुकान वगैरह ये सबको भी आप कह सकते हैं वो मैक्रो इंटरप्राइजेज हैं। तो बाकी 7 to 8% में स्मॉल और मीडियम सेक्टर आते हैं। लेकिन जहां तक रोजगार की बात है तो ये तीनों सेक्टर जो है रोजगार मुहैया कराते हैं और प्रदान करते हैं। और अगर हम कोविड पीरियड की बात करें तो ये सारे के सारे इम्पैक्टेड हुए, स्पेशली जिसको हम टच बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं वो बुरी तरह से इम्पैक्ट हुई। लेकिन उसी में अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर में हमने काफी ज्यादा रोजगार उत्पन्न होते हुए देखा। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंपनसेट किया, लेकिन टच बेस्ड इकोनॉमी जो है वो बुरी तरह से इम्पैक्टेड रही। गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए। अगर आप देखिए तो आरबीआई ने भी काफी ज्यादा मेजर्स लिए, इंटरेस्ट रेट को काफी ज्यादा घटाया गया ताकि उसकी पूर्ति की जा सके और माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज को फंड्स मुहैया करा सके। इसके अलावा आरबीआई ने ये भी डायरेक्शन दिए कि कोई भी कंपनी को आप एनपीए ना डिक्लेयर करो बिकॉज ऑफ कोविड से अगर वो इम्पैक्टेड है। तो मेरे ख्याल से ये सारे मेजर्स जो थे वो कहीं ना कहीं मैक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को चलते रहने के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा दौड़ते रहने के लिए, चलते रहने के लिए जो कारगर कदम है। हमने ये एसएमई प्लेटफॉर्म इसलिए शुरू किया कि जितनी भी प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है या क्या कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड भी कंपनी है, उन सब के लिए हमने ये रास्ते खोले कि आप जो है अपने आप को फॉर्मल बनाइए, हमारे यहाँ पे लिस्ट होइए और फंड रेज कीजिए। तो जब तक हम ये इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ नहीं मूव करेंगे तब तक हम जो है मैक्रो से स्मॉल, स्मॉल से मीडियम और मीडियम से लार्ज इंटरप्राइजेज नहीं करेंगे।
अजय जी, एक स्कीम जो सरकार ने लॉन्च की थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जहाँ पे एमएसएमई सेक्टर को काफी मदद मिली है, क्योंकि आप बहुत क्लोजली काम करते हैं एमएसएमई सेक्टर्स के साथ। कितनी कारगर रही है ये स्कीम? ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो जो गवर्नमेंट ने लाई, वो इसीलिए लाई कि जो भी मतलब उनके मन में दो चीजें थी। एक कि कैसे हम आत्मनिर्भर भारत को जो है प्रोत्साहित कर सके, ज्यादा से ज्यादा चीजों का उत्पादन जो है देश के अंदर हो सके। पीएलआई स्कीम अभी दी गई है और उसके ऊपर काफी कार्य भी हो रहा है, काफी काम हो रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसका रिजल्ट आते आते अभी 1-2 साल लगेगा। और क्योंकि ये सारे अभी प्रोडक्शन स्टेज होता है, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सारी चीजें होती है, सारे में फंड्स आते हैं जिनका रिजल्ट जो है 1 से 1.5 साल के बाद आता है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट इस पे काफी काम कर रही है, काफी सारी कंपनियों को भी वो मदद कर रही है इसके अंदर में, जिनको फंड्स भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं। और उसका हम जो है मेरे ख्याल से आने वाले 2 साल में आप इसका रिजल्ट जो है बड़ा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अजय जी, अगर हम चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी की बात करें, ये माना जा रहा है कि चाइना को अगर मतलब जो मतभेद था यूएस के साथ, उसके बाद जो कोविड क्राइसिस हुए, और चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी जो है अब देश विदेश की कंपनियां जो है हमारे देश की तरफ देख रही है कि हम उनको सपोर्ट करें इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सपोर्ट्स। तो ऐसे में, क्योंकि आप बहुत क्लोजली काम करते हैं एमएसएमई सेक्टर के साथ, तो क्या ये प्ले होते देखते हैं आप? और कब ये मतलब when will India stand firmly against China? नहीं, मेरा मानना है कि देखिए हम तो खड़े ही हो रहे थे। देखिए पहले क्या है, अभी हमको इसको सही परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। हमारा ये मानना है, हर हमेशा मानना है कि जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हुई है, जिस तरह से ग्लोबल सिचुएशन डेवलप हुई है, उससे इंडिया जो है एक अल्टरनेटिव के रूप में खड़ा हुआ है जी। ये बात मानना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पहले तो हम कोरोना से, पूरी विश्व जो है कोरोना से जूझ रही थी। कोरोना खत्म हुआ, उसके बाद हमने तुरंत ये यूक्रेन और रशिया की क्राइसिस देखी है। तो कहीं ना कहीं जो है टोटल जो है वर्ल्ड डिसरप्टेड हो गया है। अगर मैं पहले कोविड 1-2 से डिस्ट्रप्शन आया और उसके बाद ये रशिया यूक्रेन क्राइसिस जो हुआ है उससे ये डिस्ट्रप्शन हुआ, और कहीं ना कहीं अब जो है रिसेशंस की बात आ रही है, जैसे यूएस की रिसेशन की बात है या दूसरी कंट्री, फिर इन बिटवीन चाइना में वापस हमने देखा लॉकडाउन होते हुए। तो मेरे ख्याल से जो ये शिफ्ट ऑफ बिजनेस है फ्रॉम चाइना टू इंडिया एंड ऑल दोस थिंग्स, इट विल टेक सम टाइम। ये टाइम लेगा, थोड़ा टाइम लेगा। कुछ जो है इंडियन गवर्नमेंट भी जो है बहुत सारी पॉलिसीज ले रही है, जहाँ पे हम जो है इंटरनेशनल जो बड़े बड़े जायंट्स हैं उनको हम यहाँ पे अपने यहाँ पे उनको इन्वाइट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक बार ये सारे डिस्ट्रप्शंस खत्म होंगे, एक बार चीजें स्टेबल होगी, एक बार इंटरेस्ट रेट्स स्टेबल होंगी, क्योंकि अभी आप देखें तो हर जगह इन्फ्लेशन अभी जो है एक वापस एक बड़ा ये प्रॉब्लम बन के उभरा है, जहाँ पे ऑल सेंट्रल बैंक्स आर वर्किंग टू कंटेन द इन्फ्लेशन। तो कहीं ना कुछ डिस्ट्रप्शन आ रहा है और सारे फोकस जो है उन चीजों की तरफ जो है, सारे वर्ल्ड की फोकस जो है उन चीजों के ऊपर जा रही है। मेरे ख्याल से एक बार सारी चीजें स्टेबल होगी तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इंडिया विल बी लुक्ड एज द अल्टरनेटिव टू चाइना एंड अदर कंट्रीज। Besides that, government is also trying to relax a lot of policies to invite, मतलब जो MNC है उनको अपने देश में इनवाइट करने के लिए, उनको लैंड बिल्डिंग देने के लिए, वो सारी चीजों पे गवर्नमेंट भी काम कर रही है, ताकि जो MNC है वो इंडिया को एक अल्टरनेटिव और बेटर डेस्टिनेशन समझ के यहाँ पे अपने बिजनेसेस को स्टार्ट करें। अगर हम शेयर बाजार की बात करें, जैसे कि आपने कहा कि काफी डिसरप्शंस दुनिया भर में हमको देखने को मिल रही है, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लेवल्स पे आ रही है, और जाहिर सी बात है कि इक्विटी मार्केट्स पे हमको डेंट देखने को मिल रहा है। अगर हम एसएमई प्लेटफॉर्म की बात करें, 375 कंपनियां लिस्टेड है और भी सारी बहुत पाइपलाइन में होगी, लेकिन वो आपके पास अभी नहीं आती कहने के लिए कि सर इक्विटी मार्केट्स तो बहुत ही खराब लग रहे हैं, हमें डर लग रहा है। ऐसा कोई होता है? देखिए माहौल डर का तो देखिए स्टॉक मार्केट तो क्या है, इसमें कभी फियर रहता है, कभी ग्रीड रहता है, कभी लोग नॉर्मलसी में रहते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं और वो हो जाती है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस किसी ने नहीं सोचा था हो गया, इन्फ्लेशन इतनी हाई हो गई
किसी ने नहीं सोचा था इतनी इन्फ्लेशन हो जाएगी और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट को मेजर्स लेने पड़ेंगे इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट में भी पड़ता है। लेकिन कैपिटल मार्केट को दोनों पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि वो 2 साल पहले कहाँ था, आज कहाँ है। कोई भी मार्केट जो है ना वन वे नहीं जाता है, वन वे ऊपर नहीं जाता, वन वे नीचे नहीं जाता है, उसकी अपनी दर्रा होती है। लेकिन क्या होता है कि जब 30,000 से इंडेक्स 60,000 जाती है तो लोग इतना ह्यू एंड क्राई नहीं मचाते, इतना शोर नहीं मचाते हैं। लेकिन 60,000 से इंडेक्स अगर 51,000 या 58,000 50,000 आ जाती है तो सडनली मार्केट में शोर बहुत होता है। तो मुझे सबसे पहले लोगों को ये समझना चाहिए कि ऊपर जाना और नीचे जाना मार्केट का नियम है और उस नियम के अनुसार जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हमने इतने दिनों से देखा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उन्होंने भी ये चीजें देखी हुई है टॉप बॉटम होते हुए। और इन लॉन्गर टर्म इकोनॉमी अगर अच्छी रहती है तो शेयर मार्केट जो है उसको फॉलो करता है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ घबराने वाली बात नहीं है। डेंट है, सेंटिमेंट्स है, सेंटिमेंट्स पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, पेसिमिज्म आती है, ऑप्टिमिज्म भी आती है। दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कैपिटल मार्केट। लेकिन मुझे वहां दिक्कत नहीं आती, मुझे दिक्कत आती है एसएमईज को ये समझाना कि इक्विटी मार्केट उनके फायदे के लिए है, वहां पे दिक्कत आती है। तो 200 के बदले 50 कंपनी लिस्ट हो सकती है, 80 कंपनी लिस्ट हो सकती है, 90 कंपनी लिस्ट हो सकती है। दूसरी एसएमई प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखें तो ऑन एन एवरेज पर कंपनी ने 10 से 12 करोड़ रुपए का फंड रेज किया है। तो ये बहुत बड़ा फंड नहीं है जैसे आप मेन बोर्ड में देखते हैं जहां एक एक कंपनी 1000-2000 करोड़ रुपए फंड रेज करती है। यहाँ वैसे नहीं है, यहाँ पे 1000 करोड़ में 100 कंपनियां लिस्ट हो सकती है। तो यहाँ पे इसलिए इतना बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो मेरे ख्याल से ये एसएमई प्लेटफॉर्म जो है वो उसको मार्केट के इम्पैक्ट से इतना फर्क नहीं पड़ता है। हमने देखा जब मार्केट बहुत खराब था तभी हमने 100 कंपनियां लिस्ट कराई, 200 कंपनियां लिस्ट कराई। आज मार्केट बहुत अच्छा है तो भी हमने कंपनियां लिस्ट कराई। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मुझे नहीं लगता कि एसएमई प्लेटफॉर्म को मार्केट के उतार चढ़ाव से इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अभी तक कितनी कंपनीज है जो माइग्रेट हो चुकी है बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म से मेन बोर्ड पे? अभी तक 135 कंपनी जो है वो एसएमई बोर्ड से मेन बोर्ड की तरफ माइग्रेट हो चुकी है और ये प्रोसेस काफी सीमलेस रहा है। सारे प्रोमोटर्स काफी खुश हैं ये माइग्रेशन से। और जो हमें शुरू में दिक्कत आती थी एसएमईज को लाने में कि कंप्लायंसेस का जो उनके फियर था, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि माइग्रेशन के टाइम में किसी प्रोमोटर ने मुझसे नहीं पूछा कि माइग्रेट करूं या ना करूं, वो खुद माइग्रेट कर जाते हैं जबकि उन्हें पता है कि कंप्लायंसेस वहां पे एसएमई प्लेटफॉर्म से ज्यादा है। अच्छा जी, अगर हम बात करें कि एसएमई को यहाँ से ग्रोथ देखनी है, आगे बढ़ना है, तो टेक्नोलॉजी एक मेजर एक फ्रंट रहेगा जहाँ पे उनको कामकाज करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी कैसे अनलॉक करेगा द नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ फॉर एमएसएमईज? 4-5 फैक्टर अगर प्रोमोटर्स ध्यान रखते हैं तो मेरे ख्याल से उनकी ग्रोथ काफी फास्ट होगी। नंबर 1 सस्टेनेबल ग्रोथ ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल, नंबर 2 टेक्नोलॉजी, नंबर 3 ऑटोमेशन, नंबर 4 अवॉइडिंग हर्ड मेंटालिटी, नंबर 5 having proper books of accounts and focus on positive cash flow। तो अगर ये 5-6 चीजों को अगर प्रोमोटर्स एसएमई प्रोमोटर्स ध्यान में रखते हैं तो आई थिंक देयर बिजनेस विल ग्रो एट ए रैपिड पेस। अजय जी, अगर हम बात करें निवेशक की जो एसएमई प्लेटफॉर्म पे या एसएमई में निवेश करना चाहते हैं, उनके मन में एक जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके। अगर हम बड़ी-बड़ी कंपनियां देखें जो मेन बोर्सेस पे लिस्टेड है, उनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में और ये एमएसएमईज की कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत अंतर है। आप क्या मानते हैं? ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखिए, स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है वो इक्विटी पे इन्वेस्ट करता है, पेपर पे इन्वेस्ट करता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, वो ट्रांसपेरेंसी लाती है कंपनी में, वो ट्रस्ट क्रिएट करती है इन्वेस्टर्स के माइंड में। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज द वन थिंग वेयर द प्रोमोटर्स नीड टू फोकस ए लॉट। अगर उनको इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करना है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी। तो मेरे ख्याल से अगर कोई कंपनी ये सोचती है कि बिना कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वो अपनी वैल्यू अनलॉक कर पाएगी तो मेरे ख्याल से वो सोचना गलत होगा। इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाना जो है वो बहुत जरूरी है। इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट, क्योंकि स्टॉक मार्केट में मैं हर हमेशा कहता हूँ स्टॉक मार्केट इज ए प्लेस वेयर ट्रस्ट इज बीइंग ट्रेडेड। इक्विटी की ट्रेड नहीं होती, वो ट्रस्ट की ट्रेड होती है, परसेप्शन की ट्रेड होती है। अब ट्रस्ट और परसेप्शन आप तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो,
जो आपकी इंटेंशन को दिखाती है कि आप क्या करना चाहते हैं, कैसे ट्रांसपेरेंटली बिजनेस को रन करते हैं, कैसे बिजनेस को अपने पर्सनल गोल से अलग रखते हैं। How many companies to get listed in 1 year? देखिए, अगर आप मुझे पूछे तो मैं 375 कंपनियां लिस्ट करा करके खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे देश में पोटेंशियल काफी ज्यादा है। आपने 6.3 करोड़ एमएसएमई की बात की, मैं तो सिर्फ 60,000 की को टारगेट कर रहा हूँ। अगर 60,000 भी एसएमईज है इस देश में और उसके 10% भी अगर हमने एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करा दिया तो मेरे ख्याल से एक हम अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आप बीएसई की बात करें या इंडियन कैपिटल मार्केट की बात करें तो हम समझिए कि विश्व में अकेले ऐसे देश हैं जो हम गरीब भी थे या हम आज इमर्जिंग कंट्री की तरह भी प्रोग्रेस हुए हैं, तो वी आर द वन कंट्री व्हिच हैज गॉट द एवरेज कैपिटल मार्केट बीइंग इवन पुअर और डेवलपिंग कंट्री। और इसने जो है इस मार्केट में आज $3.6 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रिएट की और मिलियंस ऑफ पीपल हैव गॉट एम्प्लॉयमेंट। तो मेरे ख्याल से अगर हमने 6,000-7,000 कंपनियां यहाँ लिस्ट कराई और उसमें से 1,000 कंपनियां बड़ी बन गई तो इस देश में और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और मेरे ख्याल से जो है जीडीपी काफी अच्छी बढ़ेगी, ट्रेजरी में काफी ज्यादा इनकम आएगा। तो हम लोग वर्क कर रहे हैं कि इस तरह के नंबर्स हम इस एसएमई प्लेटफॉर्म पे दिखा सकें और इसलिए हम एसएमई के जो प्रोमोटर्स हैं उनको हम जो है करवत निवेदन हमेशा करते रहते हैं कि आप जो है हमारे यहाँ आए और जब तक आप इस देश के लॉ के अंदर इस स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करते हुए आप काम करते हैं तो हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है, आपको हम कहीं पीछे नहीं रहने। स्टार्टअप्स के बारे में आप क्या कहेंगे? अब स्टार्टअप प्लेटफॉर्म भी आपके यहाँ पे है, 14 कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड है, वहां से कैसा रिस्पॉन्स है और वहां के क्या टारगेट्स है? देखिए, टारगेट्स तो अच्छे ही हैं, हम चाहते हैं 100 स्टार्टअप लिस्ट हो जाए। टारगेट्स तो हमारी एम्बिशन तो काफी बड़ी है, लेकिन क्या है कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती है। आपका काम है लोगों को कन्विंस करना, समझाना, प्रेरित करना, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। और साथ में आप नियम से भी बंधे हो क्योंकि आप स्टॉक एक्सचेंज हो तो आप रेगुलेटरी बॉडी भी हो। तो हम कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि हम जो है रेगुलेशन और बिजनेस को दोनों को कैसे बैलेंस करें। तो दोनों को बैलेंस करते हुए हम लोग को चलना पड़ता है। और ये स्टार्टअप प्लेटफॉर्म जो हमने शुरू किया उसका रीजन था कि आप देख रहे हैं इंडिया जो है एक बहुत बड़ी स्टार्टअप डेस्टिनेशन के रूप में उभर रही है जी। दूसरी हम अगर बात करें तो सारे स्टार्टअप्स को तो फंडिंग मिलता नहीं, कुछ स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलता है। तो ये जो बेस है हम इसको बढ़ाना चाहते थे और इसलिए हमने ये स्टार्टअप प्लेटफॉर्म किया कि अगर आप 1 करोड़ रुपए चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए तो आप इस स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पे आकर के वो फंड रेज कर सकते हैं। तो इसलिए हमने ये स्टार्टअप प्लेटफॉर्म रेज की कि आपको कहीं और से मदद नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से मदद लेके आप अपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं, we wish you all the best, आप सफल रहे इस कार्य में। जहाँ तक नियम है, इसलिए नियम की बात करें तो हमने एसएमई प्लेटफॉर्म और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी है वो भी हमने काफी रिलैक्स रखी है। अगर आप एसएमई प्लेटफॉर्म की बात करें तो एसएमई प्लेटफॉर्म में हमने कहा कि कोई भी स्मॉल या मीडियम या इंटरप्राइजेज है, मतलब वो चाहे प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, किसी भी रूप में, अगर उसकी 3 साल की एग्जिस्टेंस है और उसमें से कोई 1 साल वो प्रॉफिट मेकिंग है और 1.5 करोड़ का उनका नेट टेंजिबल एसेट है तो वो हमारे एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो सकती है। तो वहां पर भी हमने नियम में काफी ज्यादा रियायतें दी है। जहां तक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का सवाल है, स्टार्टअप प्लेटफॉर्म में भी हम कह रहे हैं कि सिर्फ आपका 2 साल का जो है अनुभव होना चाहिए और नेटवर्क जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरा हमने कहा कि आप टेक्नोलॉजी स्पेस में होनी चाहिए। तो अगर आप टेक्नोलॉजी स्पेस में है, 2 साल पुराने हैं और आपकी नेटवर्क पॉजिटिव है तो आप हमारे स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो सकते हैं। तो नियम हमने काफी आसान रखे हैं ताकि वो एंट्री करे, अपने आप को ग्रुप कर सके। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। इट वाज सो इंसाइटफुल टू लिसन टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।